जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सौरभ और आज एक बार फिर से आपके सामने हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को लेकर। ये हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 6वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो। आज मैं यह वीडियो 1 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब जो आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम से 30 दिन और बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए। कब होने वाला है एग्ज़ाम? तो 2 जनवरी से 22 जनवरी, जो अभी इसकी डेट है प्रेजेंट में, 2 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होने वाला है वर्ग 3 का। और यदि मान के चलते हैं एग्ज़ाम आपका 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को ही आ गया तो आपके पास टोटल 31-32 दिन का समय और है तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, इन 30 दिनों में हम यहाँ पर जितनी भी क्लासेज लेकर आएंगे, यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लासेज होंगी, शाम को आपको एनवायरनमेंट की क्लास मिलेगी, मैथ्स पेडागोजी की क्लासेज होंगी और हिंदी की क्लासेज होंगी। तो ये सभी क्लासेज आप देखना ना भूलें। ये सभी क्लासेज 100% हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम में। तो सभी को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिएगा। और अपनी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इन 30 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर पाएँ और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। और यहाँ पर जो स्कोर होता है आपका 150 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से कम आपको 125 और 130 नंबर लाना कंपलसरी है यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। इसे स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको हमारे एक नए यूट्यूब चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द बुंदेली राइडर। तो नाम से समझ चुके होंगे, ये जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है ये एक ट्रैवलिंग ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल है। इस पर हम लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग्स अपलोड करेंगे। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से होते हुए पूरे मध्य प्रदेश के दर्शनीय ऐतिहासिक स्थलों तक आपको पहुंचाना। ठीक है, सभी स्थलों को कवर करना। और यदि आपके आसपास, आपके आजू बाजू, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आप लोग चाहते हैं कि सभी को पता होना चाहिए, और वो रहस्यमय स्थान हो सकता है, कोई ऐतिहासिक स्थान हो सकता है, किसी प्रकार के स्थान हो सकते हैं, तो आप लोग हमारे लिए बताएं तो हम लोग एक बार ज़रूर आपके शहर तक, आपके गांव तक विजिट करेंगे। ठीक है, तो उस चैनल का द बुंदेली राइडर यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां पर जो भी वीडियोज़ हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे नए यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। जिस प्रकार से आपने इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया है उसी प्रकार से द बुंदेली राइडर को भी सपोर्ट करेंगे। तो जाकर आप लोग चैनल को विजिट करें और वीडियोस ज़रूर देखें और अपने जो सजेशन है, विचार आपके प्रस्तुत करें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सीखना एक ऐसी क्रिया है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, या फिर ऑप्शन डी है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। यह कथन गलत है, यह सीखने का लक्षण नहीं है। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसका इस क्वेश्चन के ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास ये किसका हिस्सा है? तो यह बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है जिसकी जानकारी शिक्षकों को हो। बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है जिसकी जानकारी शिक्षकों को हो। ठीक है, तो मित्रों, ज्ञान, व्यवहार या फिर कक्षा के साथियों की। तो इनमें से शिक्षक को क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके? तो उसमें क्या जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को? ऑप्शन सी, व्यवहार की। ठीक है, जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनके व्यवहार के संबंध में शिक्षकों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उसके व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए, जिससे शिक्षक उसके व्यवहार के अनुसार उसे ज्ञान अर्जित करा सके या फिर शिक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, लिखा हुआ है विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया
पूर्ण निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है आपका व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान में जिसका अध्ययन किया जाता है उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान का इसे हम अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समूह के प्रति अभिभूति या फिर चिंतन पैटर्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आंखों का रंग जो होता है वह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है और ये जो आंखों का रंग है यह आपका पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, लिखा हुआ है, माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? माता पिता के वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। यही लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकता। क्वेश्चन पूछ जाता है कि आनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं? तो आनुवांशिकता के वाहक जीन होते हैं। ठीक है, जीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, लिखा हुआ है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किस मनोविज्ञान का है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, तो डी.एन. झा का, वी.एन. झा का, वुडवर्थ का या फिर पी. जिसवर्थ का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डी.एन. झा का, डी.एन. झा का। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है डी.एन. झा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। तो सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है वह आपका आरंभ होता है संपर्क से। ठीक है, ऑप्शन सी, संपर्क से आरंभ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या फिर उदासीन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा संवेदनात्मक। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो संवेदनात्मक होनी चाहिए, संवेदनात्मक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 11, चेस, शतरंज तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस, शतरंज तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो लड़ाई वाले खेल में बिल्कुल नहीं, बौद्धिक खेल में बिल्कुल किया जा सकता है, प्रायोगिक खेल में या फिर गतिमान खेल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेस या फिर शतरंज को और कार्ड वाले जो खेल होते हैं उन्हें बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? इदम में, अहम में, परा अहम में या फिर परिस्थितियों में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा परा अहम में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? तो ये होता है परा अहम में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कण को किस मनोविज्ञान ने प्रतिपादित किया है? नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कण को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने या फिर एरिक एरिक्सन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक दुविधा एवं नैतिक विकास का या फिर नैतिक तर्कण का जो प्रतिपादन किया है वो किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है। जीन पियाजे की, लॉरेंस कोहेलबर्ग की, वाइगोत्स्की की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तन होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। या फिर ऑप्शन डी है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और वह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से क्या है। तो समावेशी शिक्षा यहाँ पर कक्षा में विविधता बढ़ती है, दाखिले संबंधी कठोर नियम बनाना, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता बढ़ती है समावेशी शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है 17 लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं, शिक्षा से वंचित रहना, स्वयं को समाज से पृथक रखना, या फिर ऑप्शन डी, मानसिक रूप से कमजोर होना। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा से वंचित रहना। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वह सामाजिक गतिशीलता से क्यों वंचित रहते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है शिक्षा से वंचित रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में नहीं आता है। तो दृष्टि दोष युक्त छात्र, श्रवण दोष युक्त छात्र, मानसिक दोष युक्त छात्र, या फिर वाणी दोष युक्त छात्र। तो शारीरिक रूप से विकलांग की दृष्टि में कौन नहीं आता, यहाँ पर मानसिक दोष युक्त छात्र। ठीक है, यह जो है शारीरिक रूप से विकलांग नहीं माने जाएंगे। दृष्टि दोष युक्त छात्र माने जाएंगे, श्रवण दोष युक्त छात्र माने जाएंगे, एवं वाणी दोष युक्त छात्र ये शारीरिक विकलांगता के कारण है। और मानसिक दोष युक्त छात्र हैं, या फिर मानसिक दोष है, यह मानसिक कारण है विकलांग होने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, बुद्धिलब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। थर्नडाइक ने, विलियम स्टर्न ने, अल्फ्रेड विने ने, या फिर टर्मन ने। तो बुद्धिलब्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया वह किसने किया, विलियम स्टर्न ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो विचारों में सृजनात्मकता होना प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, या फिर कौतूहल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना यह प्रतिभाशाली होने का बिल्कुल भी संकेत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं। तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं। तो तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी आपको याद रखना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, तर्कणा के 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। विलियम जेम्स, वाटसन, एस बंडूरा, या फिर जीन पियाजे। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक जिन्हें माना जाता है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्विलन सिद्धांत दिया है। किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्विलन सिद्धांत दिया है। तो शिक्षा का जो पुनर्विलन सिद्धांत दिया है, जो पुनर्विलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो है B.F. स्किनर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्किनर ने शिक्षा का पुनर्विलन सिद्धांत दिया है, ये आपको याद रखना है। अगला है क्वेश्चन 24, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति,
परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या फिर अनुशासित स्वभाव। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। जो है एक विद्यालय शिक्षकों को किस योग्यता में सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को यह अधिक से अधिक बढ़ावा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार अध्ययन रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार अध्ययन रखना चाहिए। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, गृह कार्य जांच में लग्न, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, और ऑप्शन डी है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान रखना चाहिए, तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया जाता है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया जाता है। थॉर्नडाइक के, पावलोव्स्की या फिर स्किनर के या फिर गुथरी के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुथरी ने। ठीक है, गुथरी ने जो है बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, ये आपको याद रखना है। 28 क्वेश्चन नंबर 28, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल, सूरत, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना, रचनात्मकता और मौलिकता। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन और कल्पना। ठीक है, चिंतन और कल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 29, मैकडूगल के अनुसार मूल्य प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। मैकडूगल के अनुसार मूल्य प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, तो भय, घृणा, आश्चर्य या फिर भूख। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 30, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंतन या फिर संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञान भावना। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो पहले प्रैक्टिस सेट थे उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया था, तो आप उन्हें भी देखना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी अपलोड हो तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।